अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में होने वाली वो तमाम अपडेट्स जिनका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बराह रास्त इम्पैक्ट हो सकता है, उसको इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। मेरा एनालिसिस सही भी हो सकता है और गलत भी। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट के हवाले से क्या बिटकॉइन ने अपना बॉटम देख लिया है या नहीं, एक एक्सपर्ट ने चार्टिंग थोड़ी सी की है, कुछ इंडिकेटर यूज़ किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ मार्केट के कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जैसे स्टेपिन है, उस हवाले से कुछ डाटा है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। फिर सेल्सियस के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत टॉक की जा रही है कि सेल्सियस ने जो चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल की है अमेरिकी अदालत में, उसने जो इंकशाफात किए अपनी रिपोर्ट में, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत टॉक हो रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ कल मैंने आपको बताया था कि डॉलर जो है वो पंप कर रहा है, सारी दुनिया की करेंसीज जो हैं वो क्रैश कर रही हैं। क्या वजह है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्यों डॉलर की प्राइस जो है वो पंप कर रही है। कल भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ा सा मजीद उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से डॉलर की प्राइस पंप करती है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर कुकॉइन के हवाले से दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा ख्याल है आज का कल का दिन है, मैं आपको बार बार कह सकता हूं कि आपने अगर कुकॉइन को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे रेफरल लिंक से कुकॉइन को आप ज्वाइन करें। और एक आप में से जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो कुकॉइन को ज्वाइन करके यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग तो वैसे भी आप सारे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो क्यों ना आप कुकॉइन पे फ्यूचर ट्रेडिंग करें। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, बेशक इंडिविजुअली या आप का कोई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, आप कोई टेलीग्राम पे ग्रुप चला रहे हैं, फेसबुक पे ग्रुप चला रहे हैं जहां पे आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, तो आप सबके लिए बाशमूल आपके फॉलोअर्स कुकॉइन ने अर्निंग एक अपॉर्चुनिटी यूं समझ लें कि ट्रेडिंग ब्रॉल है, ट्रेडिंग एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में तकरीबन $1 मिलियन की गिव अवे करनी है कुकॉइन ने जो जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं उनके अगेंस्ट। इसमें दो तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई टीम रन कर रहे हैं ट्रेडर्स की, तो आप अपनी खुद टीम यहाँ पे क्रिएट करें और टीम क्रिएट करके अपने सारे जो फॉलोअर्स हैं उनको कहें कि मेरी इस टीम को ज्वाइन करके कुकॉइन पे फ्यूचर ट्रेडिंग करें। अगर आपने कोई टीम ज्वाइन नहीं करनी, क्रिएट नहीं करनी है, तो आप खुद इंडिविजुअली अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी टीम जो सबसे पहले नंबर पे आएगी, यानी जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम, फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, उसको कुकॉइन तकरीबन $20,000 जो उस टीम का क्रिएटर है उसको, और बाकी जितने हैं 80% सारा उनको प्रॉफिट होगा $20,000 का। यानी $20,000 में से 20% जो है जाएगा ये डेथ हॉरिजन नाम का एक फ्यूचर ट्रेडिंग ग्रुप बना है जिसके मेंबर इस वक्त 5597 है। और अब इसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आप अगर आप इंडिविजुअल फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि ये एडम मोराडी है, ये इस वक्त जो है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है। इनको $10,000 का रिवॉर्ड मिलेगा अगर ये दूसरी पोजीशन को रिटेन करते हैं, तो इनके टोटल मेंबर है 5290। इसी तरह मतलब आप इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करें। जब ये ग्रुप पोजीशन लेगा पहली, दूसरी, तीसरी, जाहिर बात है जितने अच्छे ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपका जो शेयर पूल है वो भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप ट्रेडिंग करें ना तो आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपने ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद खुद ट्रेडिंग करनी है। जितनी ज्यादा उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, जितना आपका फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना ही उस पूल के अंदर आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। तो मैक्सिमम आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। रूल्स वगैरह मैं आपको रिकमेंड करूंगा, रूल्स वगैरह लाजमी इनके स्टडी करें, क्या क्या रूल्स हैं वो सारे रूल्स नीचे आप जाएंगे, इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके तो सारे रूल्स वगैरह को स्टडी करें। अगर आपने खुद टीम क्रिएट करनी है तो आप टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई और टीम ज्वाइन करनी है तो आप और टीम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इनकी ग्रुप को ज्वाइन करने की या नई टीम क्रिएट करने की, उसका 200 USDT बैलेंस आपके फ्यूचर अकाउंट में होना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं बिटकॉइन की तरफ। मैंने कल परसों की जो CPI रिपोर्ट थी उसको बेस बना के और दीगर जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसको बेस बना के मैंने दो बिटकॉइन के ऊपर
सेल ट्रेड्स लिए हैं। एक की लिक्विडेशन प्राइस है 21,600, जबकि दूसरी की मैंने लिक्विडेशन यानी लिक्विडेशन नहीं सॉरी स्टॉप लॉस मैंने सेट किया हुआ है 21,600 और दूसरी का मैंने 22,000। लेट्स होप कि मेरा जो है एसएल जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा और मार्केट इससे पहले ही मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है स्टॉप लॉस मुझे यहाँ से निकाल के, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले एक माह से जो बीटीसी की प्राइस है इसी खास प्राइस रेंज के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर मैं अपने एसएल को यहाँ से उठा के तकरीबन 23,000 पे ले जाता हूँ तो फिर मोस्ट लाइकली बीटीसी मेरा जो एसएल है शायद हिट ना हो अनटिल अनलेस के मार्केट ने जितना बॉटम देखना था देख लिया और मार्केट बाकायदा रिकवरी की तरफ नहीं चले जाती है। तो मैं अपनी एसएल को यहाँ से उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ। आगे आपने जिस तरह अगर कोई ट्रेड ली है मेरी परसों की कॉल पे, वो उस हिसाब से आप अपनी जो ट्रेडिंग है उसको लाजमी मैनेज करें। ये वो चार्ट है, ये वो ट्रेडर है। शायद मेरे पिक्चर की वजह से आपको नजर ना आ रहा हो, मैं पिक्चर जरा अपनी थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ। अब मेरा ख्याल है आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। ये वो एक्सपर्ट था जी, टेक्निकल एनालिसिस उसने किया। उसने दो इंडिकेटर यूज किए बड़े सिंपल, दो उसने सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज की हैं, 12 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज और 26 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज, और साथ उसने मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो इंडिकेटर है वो यूज किया और उसको जो साबका बेयर मार्केट्स हैं यानी 2014 और 15 की, 2018-19 की, उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि जब कभी भी MACD की जो इंडिकेटर है उसके ये जो 6 बार्स हैं, बॉटम के बार्स या बेयर के बार जो हैं वो कंसेक्टिवली मुसलसल 7 बार्स बनती हैं, तो उसके बाद ये 7वीं बार पे ये क्लियर हो जाता है कि बीटीसी ने अपना बॉटम जो है वो देख लिया है। साथ जो दीगर दूसरी कंफर्मेशन मिलती है ये इस 12 और 26 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन ब्रेक करना है। पिछली जो साबका दोनों बेयर मार्केट थी 2014 की और 2018 की, उसमें आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम यही पैटर्न आपको नजर आ रहा है, सेम यही पैटर्न नजर आ रहा है। और आज जो सिचुएशन है, जो MACD इंडिकेटर के बार्स हैं 6 बार 7 बार्स, वो कंसेक्टिवली 7 टाइम्स हो गई हैं, लेकिन जो सिंपल मूविंग एवरेज है अभी तक उन्होंने अपने आप को क्रॉस नहीं किया। तो लेट्स सी, अगर आप बीटीसी की चार्टिंग करें, बीटीसी का आप ऑन चेन एनालिसिस करें, तो आपको यू फील काइंड ऑफ कि यार बीटीसी ने जितना अपना बॉटम देखना था देख लिया। फिर उसके अलावा आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से मुसलसल बुरी न्यूज आ रही हैं। सेल्सियस ने भी अपनी बैंक्रप्सी रिपोर्ट कर दी, डॉलर की प्राइस पंप कर रही है। अमेरिका की CPI रिपोर्ट आने के बाद जिसमें इन्फ्लेशन जो है 9.1%, दूसरे लफ्जों में इस माह के एंड में जो अमेरिका में FOMC की मीटिंग होनी है उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट रेट मुमकिन है 100 बेस पॉइंट वो इंक्रीज कर दें। ये सब कुछ फंडामेंटल बुरी न्यूज होने के बावजूद, बेरिश न्यूज होने के बावजूद क्रिप्टो मार्केट इतना ज्यादा क्रैश नहीं करके, बल्कि अभी भी क्रिप्टो मार्केट जो है वो पंप कर रही है। जो लूना का पुराना टोकन है वो 23% पंप किया है पिछले 24 घंटों में। इस तरह दीगर जो 1 इंच है, सुशी स्वैप है, कॉस्मोस का टोकन है, ये सारे टोकन जो है वो पंप कर रहे हैं। बीटीसी की प्राइस ऑलरेडी आपके सामने है, 20,000 21,000 की रेंज में ट्रेड हो रही है और इथीरियम की प्राइस भी $1,200 पे ट्रेड हो रही है। तो ये सारी बुरी न्यूज होने के बावजूद मार्केट क्रैश नहीं कर रही है। तो आपको याद होगा, अगर आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपने बीटीसी कंफर्मेशन देखनी है, उसके बॉटम की कंफर्मेशन लेनी है, तो आपने ये देखना है कि जब बुरी बुरी न्यूज आना शुरू हो जाए तो उसके बाद अगर प्राइस जो है वो मजीद डंप नहीं करती है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि शायद बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि बीटीसी की प्राइस जो है यहाँ पे मजीद नीचे क्रैश नहीं हो सकती। इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो मैंने आपको एम्प्टी गॉक्स के हवाले से अपडेट किया है, वो अभी 1,37,000 बिटकॉइन जो क्रेडिटर्स हैं जब उनको मिलेंगे वो क्या करेंगे उसको भी आपने जेहन में रखना है। अगर उसमें से 50% भी मार्केट में सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक करवाते हैं तो फिर भी मार्केट में अच्छा खासा डंप आ सकता है। और साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हैं वो भी अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। ये सारी सिचुएशंस को आपने जेहन में रख के फिर, अच्छा, ये जो मैंने आपको बीटीसी बॉटम देखने के हवाले से बताया ना, इसी तरह बीटीसी के टॉप को देखने का भी यही अंदाज है। यानी जब आप बीटीसी की प्राइस पंप करती जा रही है और आप इस
तजब्जुब में है कि यार मैंने तो बीटीसी या क्रिप्टो मार्केट जो है उसके टॉप पे मैंने सेल करना है, तो मार्केट का टॉप क्या है? तो टॉप ढूंढने का भी तरीका यही है कि जब कभी बीटीसी क्रिप्टो मार्केट में बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज आना शुरू हो जाए, लेकिन मार्केट जो है उसी तरह पंप करती हुई नजर ना आए, बल्कि वहीं पे ट्रेड हो एक खास प्राइस रेंज में, जिस तरह इस वक्त बेयर मार्केट में खास प्राइस रेंज में ट्रेड हो रही है, ना मजीद नीचे क्रैश कर रही है ना वापस रिकवरी कर रही है। टॉप को देखने का भी यही है कि अच्छी न्यूज तो मार्केट में आना शुरू हो जाए, लेकिन प्राइसेस पंप ना करें, बल्कि उसी तरह खास प्राइस रेंज में साइडवेज मूव होना शुरू हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट ने अपना टॉप देख लिया। बॉटम और टॉप की कंफर्मेशन बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा है, लेकिन न्यूज का इंपैक्ट उसके ऊपर जेन में रख के आपने फिर डिसाइड करना है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। सेल्सियस के हवाले से जो मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया पे, जो उन्होंने रिपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, वो क्या चीजें हैं जिसके ऊपर टाक हो रही है, मैं चाह रहा हूं आपको उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एक तो उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारे जो 3 लाख एक्टिव यूजर थे हमारे प्रोग्राम के ऊपर, और उनके बकौल हमारे क्रैश होने की वजह हमारे हम गैर मतवक्का ग्रोथ थी हमारे प्लेटफॉर्म की। उनका कहना यह था कि हम ये तो कोई नहीं कर सकते थे कि इतना हमारे ऊपर यूजर्स ट्रस्ट करेंगे और इतना ज्यादा हमारा जो बिजनेस है, जो प्रोजेक्ट है, इतना ज्यादा ग्रो करेगा। वो कहते हैं इस ग्रोथ की वजह से हमसे डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हुई। यानी जाहिर बात है, ये यूजर्स को कह रहे थे कि आप हमें फंड्स दें, हम आपको सालाना फिक्स एपीआर देंगे 5% से लेकर 10% के करीब। अब ये इन्होंने कोई मैजिक तो नहीं था, जाहिर बात है इन्होंने यूजर से पैसे लेके कहीं इन्वेस्ट करने थे, तो उनके इन्होंने पैसे देने थे ना। तो ये कह रहे थे कि इतना ज्यादा हमारे पास पैसा आ गया कि हमें हमसे मैनेज नहीं हुआ कि हम जहां यूजर्स के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो कहीं रिस्की तो नहीं है। हम इस ग्रोथ के चक्कर में अपनी सक्सेस की वजह से हमसे मिसमैनेजमेंट हुई और हमने उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी जिस प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी, या प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी चाहिए थी। ये इन्होंने इस रिपोर्ट में बाकायदा क्लेम किया है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास 130 मिलियन यूएसडी का कैश अवेलेबल है, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं, सेल्सियस ने, मेरा ख्याल है शायद हफ्ता पहले से मैं आपको अपडेट करता आ रहा हूं कि सेल्सियस जो है अपना कर्जा आवे को भी दे रहा है, कंपाउंड को भी दे रहा है, और पता नहीं बड़े बड़े जितने वेंचर कैपिटलिस्ट या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तो ये उधार दे रहा है वापस। लेकिन इनके जो रिटेलर्स के फंड्स हैं, जो कि तकरीबन बकौल इनके मेरा ख्याल है को 4.4 बिलियन से ज्यादा के रिटेलर्स के फंड की इनके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, तो वो इन्होंने, यानी छोटे जो श्रिम्प्स हैं उनके फंड्स को इन्होंने स्टक कर लिया अपने पास, और जो बड़े बिग वेल्स हैं जो इनको अदालतों में घसीट सकते थे, उनके फंड्स इन्होंने इनको वापस दे दिए, और उसके बाद साथ ही बैंकरप्सी जो है इन्होंने फाइल कर दिया अमेरिकी अदालत से। अच्छा, अब खैर बहरहाल ये करना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास फिलहाल फंड्स हैं हमारे यूजर्स के, उन फंड्स की हम माइनिंग करेंगे। माइनिंग के लिए ये कह रहे हैं कि इनके पास 80,000 से ज्यादा रिग्स मौजूद हैं, उनकी बकौल इनके इस साल के एंड तक ये 10,000 बिटकॉइन माइन कर लेंगे। उनकी जो मंथ कॉस्ट पड़ रही है तकरीबन 5.2 मिलियन, उन माइनिंग या उस माइनिंग फैसिलिटी को रन करने की कॉस्ट पड़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम यूजर्स के फंड इनको दे देंगे तो वो कॉस्ट कहां से पूरी करेंगे। ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन को माइन करके उससे जो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, उससे वो वाले यूजर्स जिनके फंड्स हमारे पास स्टक थे, उनको फिर हम पे बैक करने का कोई प्लान करेंगे। ये इस हवाले से काफी ज्यादा टॉक हो रही थी, मैंने कहा मैं आपको शेयर कर दूं। दूसरा, स्टेप इन के जो यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए बहुत बुरी न्यूज है। होता क्या है कि जब कोई मार्केट में एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट क्रैश करता है तो लोग क्रैश में एंट्री डालते हैं। अब इस पोजीशन में क्या आपको स्टेप इन की प्राइस जिस लेवल पे क्रैश की है, क्या आपको स्टेप इन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? उनके जो टोकन है जीएसटी और जीएमटी मेरा ख्याल है, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये वो चार्ट है, पिछले 3 दिनों से एक भी नया यूजर जो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, क्योंकि स्टेप इन बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर भी है और सोलाना के ऊपर भी है, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर पिछले 3 दिनों से एक भी नया यूजर नहीं आया। आप इसकी ग्रोथ का लेवल देख सकते हैं, और अगर आप प्राइस में देखें तो प्राइस पिछले 30 दिनों का अगर आप डाटा देखें तो ये देखें प्राइस ऑलमोस्ट
लूना की तरह इसकी प्राइस भी मेरा ख्याल है मोर देन 90% क्रैश हो चुकी है। इनका ये जीएसटी टोकन है उसकी, और जीएमटी की प्राइस तो इससे भी ज्यादा क्रैश की है। सॉरी, जीएसटी की प्राइस $1.88 से क्रैश होके तकरीबन 17 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। ये भी मेरा ख्याल है 95% इसकी प्राइस जो है वो क्रैश हुई है। और साथ इनका यूजर, एक्टिव यूजर का डाटा देखें, 7 लाख, यानी मई 2022 में स्टेपिन का यूजर हाईएस्ट यूजर था, 7 लाख से के करीब एक्टिव यूजर था जो स्टेपिन गेम प्ले करता था, स्टेपिन में इन्वेस्टमेंट करता था। अब वो यूजर जो है स्टेपिन से आउट हो रहा है, और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं जुलाई का डाटा यह है कि 1,55,000 एक्टिव यूजर है जो स्टेपिन को प्ले कर रहा है या उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूजर होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट मेच्योर होगी। और दूसरा, नया पैसा भी इसमें नहीं आ रहा। स्टेपिन डिपॉजिट न्यू यूजर इंक्रीमेंट ये देख रहे हैं, बिल्कुल कम। तो आपने खुद इस हवाले से, इसी तरह ऑक्सी इन्फिनिटी का भी यही हाल है, इसी तरह स्टार शार्क का भी यही हाल है, इसी तरह मोबॉक्स का भी यही हाल है, और इसी तरह जितने गेमीफाई प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का बुरा हाल है। अब ये आपने खुद फैसला लेना है कि क्या इन प्रोजेक्ट्स जो कि एक वक्त में ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स, बिलियन ऑफ डॉलर मार्केट का कैप्चर करने वाले प्रोजेक्ट, क्या इनमें आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर आपने गेमीफाई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी एक प्रोजेक्ट में ऑल इन ना हो। आप कोशिश करें कि आप ये जो 4-5 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, खुद भी आप ड्यू डिलिजेंस करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि नए आने वाले प्रोजेक्ट्स जो अच्छी खासी मार्केट से फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं और वो 100 मिलियन से कम उनका मार्केट कैप है, उसमें एंट्री लेने की कोशिश करें। अच्छा जी, फाइनली आप तो, मैं ये आपको अपडेट दूंगा तो आप कहेंगे यार मुकद्दस भाई आप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जैसे हमारी अदालतों में होता है कि अदालतों में बंदों को फैसलों की बजाय सिर्फ तारीखें मिलती हैं। तो इथीरियम के डेवलपर जो हैं वो भी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के खड़े हैं और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही दे रहे हैं। अब ये इनके डेवलपर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के दौरान जो इनके मेन डेवलपर हैं उन्होंने सबसे कंफर्मेशन ली है, और जो अब डेट सामने आई है, कंफर्म डेट ये भी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिस पे सारे इथेरियम डेवलपर का कंसेंसस है, वो डेट है तकरीबन 19 सितंबर को बाकायदा इथेरियम प्रूफ ऑफ पावर से, प्रूफ ऑफ कंसेंसस जो है इसका, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस दौरान जो टेस्ट नेट्स हैं जिसमें गोरली, प्रेटर, वो इस माह के एंड तक 27 और 28 को होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रेटर बेला ट्रैक्स जो 8 अगस्त को होगा। उसके बाद जो गोरली मर्ज है वो 11 अगस्त को होगा, और उसके बाद एसीडी 18 अगस्त को होगा। और इसी तरह फाइनल करते कराते फिर उसके बाद मेरा ख्याल है 2 हफ्तों का ब्रेक होगा। जब सारे टेस्ट नेट मर्ज कंप्लीट हो जाएंगे तो फाइनल जो इनका मर्ज है वो 19 सितंबर को शेड्यूल्ड है। और कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं, आई डोंट नो गो, के जब इसका मर्ज हो जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा, तो इथीरियम की सप्लाई में 99% कट लग जाएगा। तो इथीरियम बाकायदा डिफ्लेशनरी टोकन बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं कि ये बीटीसी से भी बेहतर है। अभी तो पूरी मार्केट जो है उसको हम 2 कॉइन्स में डिवाइड करते हैं ना, बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जब इथीरियम जो है डिफ्लेशनरी हो जाएगा और बिटकॉइन से भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई बाकायदा कम होगी। बिटकॉइन की सप्लाई कम नहीं होती, उसकी फिक्स सप्लाई है, लेकिन इथीरियम की सप्लाई जो है वो ओवर द टाइम वो बर्न हो के खत्म होती जाएगी, उसकी सप्लाई कम होती जाएगी। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि मार्केट में 2 कॉइन्स नैरेटिव होंगे, इथीरियम और आल्ट कॉइन, यानी वो बिटकॉइन को आल्ट कॉइन में कंसीडर करेंगे। बिटकॉइन जो है वो इथीरियम जो है वो बिटकॉइन को फ्लिप कर देगा। आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो इथीरियम होल्डर्स हैं बाशमूल मेरे, उनको तो अच्छा खासा बेनिफिट होगा। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल भी मैंने वैसे मुख्तसर बता दिया था, अब मैं कोशिश करता हूं। देखें डॉलर की प्राइस पंप क्यों कर रही है, क्योंकि डॉलर की प्राइस पंप करने से ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट, ना सिर्फ दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट्स, बल्कि दुनिया की तमाम जो कंट्रीज हैं, यूं समझिए कि ग्लोबल फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उस सब के ऊपर इसके रिपल इफेक्ट होते हैं।
सब के अंदर मतलब खुशी और गमी के तासरात होते हैं, डॉलर किस रुख जाता है उस सेंस में। तो डॉलर इस वक्त क्यों इतना ज्यादा ताकतवर हो रहा है, जबकि सीपीआई रिपोर्ट तो कहती है कि डॉलर के अमेरिका में जो महंगाई है वो 9.1% यानी 40 साल रिकॉर्ड जो है महंगाई ने तोड़ दिया। हमारा यहाँ पे परसेप्शन तो ये डेवलप हुई है ना कि जब डॉलर हमारा रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ती है। वहां पे सिचुएशन मुख्तलिफ है, वहां पे महंगाई बढ़ रही है और उनकी करेंसी गिरने की बजाय वो पंप हो रही है। तो वो मैं आपको चाहता हूं कि मैं 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन वजह से मैं समझता हूं कि डॉलर की प्राइस पंप कर रही है और उसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक तो यह है कि डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक जब महंगाई को कर्व करना होता है तो वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। ये कल भी मैं आपको बता चुका हूं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टर जो है पैसे जो रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केट्स होती हैं, जैसे क्रिप्टो है, जैसे स्टॉक है, वहां से पैसा निकाल के वो बैंक्स में डालता है, यानी अपना पैसा पार करता है उस करेंसी में जिसके इंटरेस्ट जिस पे स्टे करना। इस वक्त हमारा जो स्टेकिंग रिवार्ड है, बैंक जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है 15% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में। तो अब बंदा मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी को बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो ये देखेगा कि यार वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा बेनिफिट लेगा, जहां पे रिस्क भी है। स्टॉक अगर कोई बाय करता है तो स्टॉक नीचे गिर सकता है, या कि वो बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करे और वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दे, और वहां पे तो ऑब्वियसली जो 15% मिलना है वो तो फिक्स है और वो रिस्क फ्री है। गो के इस पे भी मेरी राय दूसरी है, क्योंकि 15% अगर हुकूमत पाकिस्तान इंटरेस्ट बढ़ा के प्रॉफिट देती है इन्वेस्टर को, जो पैसा पार करते हैं, जो सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो साल बाद जब उनको 15% मिलना है तो उस वक्त साल बाद जो उनकी करेंसी का बेड़ा गर्क 15% की बजाय अगर 30% 50% करेंसी की वैल्यू गिर गई है तो उनको 15% का क्या बेनिफिट होगा। लेकिन बहरहाल हम डाटे की बात करते हैं, स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं। स्टेटिस्टिक्स ये है कि गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं तो लोग उस अपना सरमाया, अपनी सेविंग उसमें पार्क करते हैं, उसमें महफूज करते हैं। तो डॉलर की इस वक्त डिमांड बढ़ रही है क्योंकि सीपीआई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो यही की जा रही है कि इस माह जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो इस वजह से लोग धड़ाधड़ इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले पहले ही डॉलर लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो डिमांड बढ़ी, और दूसरा अमेरिका जो है वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की वजह से सप्लाई भी अपनी डॉलर की कम कर रहा है, यानी मार्केट से जो पैसा है वो पैसा उठा रहा है अपने जो उसकी बैलेंस शीट पे एसेट्स हैं। जब वो क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहा था तो वो जो एसेट्स उसने खरीदे से, बॉन्ड से या और दीगर फेडरल रिजर्व के पास जो एसेट्स हैं वो सारे मार्केट में फेंक के तो मार्केट से पैसा उठा रहा है, यानी डॉलर की सप्लाई कम और उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस जो है वो पंप कर रही है। अच्छा, अब डिमांड एंड सप्लाई का एक और फैक्टर जिस वजह से प्राइस जो है वो पंप भी अच्छा खासा हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है उनकी जो करेंसीज के रिजर्व हैं, ये उसका आपको एक चार्ट नजर आ रहा है। चार्ट तो मैं नहीं इसको कहूंगा, ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ को पाई ग्राफ आप मेरा ख्याल बोलते हैं। इसमें डॉलर जो है तकरीबन 60% दुनिया का वो डॉलर है। और डॉलर चूंकि ये जब कभी फॉर एग्जांपल मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि कंट्रीज दुनिया के जितने भी ममालिक में जो अमीर ज़्यादा हैं वो जब अपनी सेविंग को महफूज करना चाहते हैं तो वो डॉलर को सेव हेवन समझते हैं। तो ना सिर्फ अमेरिका के अमीर तरीन लोग और इदारे डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बल्कि दीगर दुनिया के जो अफराद हैं, अमीर तबका है, जो अमीर क्लास है पूरी दुनिया की, वो भी डॉलर को सेव हेवन समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दूसरे लफ्जों में डॉलर की जो डिमांड है ना सिर्फ अमेरिका के अंदर है बल्कि ग्लोबल उसकी डिमांड है। इस वजह से डॉलर की प्राइस आपको पंप करती नजर आ रही है। तीसरा एक और फैक्टर वो है जी एनर्जी इंडिपेंडेंस। आपको याद है यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया तो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड जिनको अमेरिका लीड कर रहा था, तो अमेरिका ने कहा जी कि रशिया के ऊपर ये भी पाबंदी है, ये भी पाबंदी है, कोई इसे तेल नहीं खरीदेगा। खान उधर एक चक्कर लगा दिया, खान को हुकूमत से निकाल दिया। तो ये सारा कुछ जो है अमेरिका लीड कर रहा था। आपको पता है इससे क्या क्या क्राइसिस हुआ? वो रशिया जिससे
पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ एक दौरे की वजह से उसको यहाँ की हुकूमत ही टॉपल कर दी, और वो वेस्टर्न वर्ल्ड जो हम पे उंगलियां उठा रहे थे कि भाई आप रशिया को कंडेम करें, वो जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें से कुछ ममालिक रशिया से अभी भी जो इम्पोर्ट्स हैं वो कर रहे हैं, उनकी इम्पोर्ट्स अभी भी कुछ जारी है। खैर, अमेरिका के अपने मौजू की तरफ आते हैं। अमेरिका इस दौरान, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका में भी वक्ती तौर पे एनर्जी क्राइसिस आने की वजह से अमेरिका में भी जो एनर्जी है उसकी प्राइसेस, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस अरसे के दौरान अमेरिका ने अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके अब वो एनर्जी ना सिर्फ खुद यूज कर रहा है, एनर्जी प्राइसेस को डाउन कर रहा है, बल्कि वो यूरोपियन कंट्रीज को बाकायदा एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो अमेरिका चूंकि एनर्जी के उस क्राइसिस में नहीं है जिस क्राइसिस में ऑलमोस्ट सारी दुनिया है, तो इस वजह से अमेरिका की करेंसी जो है वो मजबूत हो रही है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये बताएं कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की क्यों प्राइस, जो करेंसीज हैं वो क्यों नहीं डीवैल्यू होती। ये मेरा ख्याल है ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज खसूसन सऊदी अरब को ये गारंटी करवाई है पेट्रो डॉलर के जरिए कि जितने भी ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ओपेक कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी दुनिया को तेल बेचेंगी और बदले में डॉलर लेंगे। यानी अमेरिका को उन्होंने ये गारंटी करनी है कि हम जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स करेंगे हम बदले में डॉलर की करेंसी लेंगे। दूसरे रिवॉर्ड के तौर पे अमेरिका ने ये मेक श्योर करना है कि सऊदी रियाल की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट ही होगी, उसकी सऊदी रियाल की वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए। वो फिक्स एक क्वांटिटी है जो उन्होंने सेट की हुई है। तो इस वजह से मिडल ईस्ट की जो करेंसीज हैं उनकी आपको इतना ज्यादा क्रैश नजर नहीं आता। दूसरा, जाते जाते मैं आपको ये लाजमी बताता जाऊंगा, ये ज्यादा देर चलना नहीं है। ये बहामास जो एक कंट्री है, आपको FTX जो एक्सचेंज है, जो समझ लें कि उसका हेड क्वार्टर बहामास में है, उनके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की एक छोटी समिट है, वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमारा जो GDP के इश्यूज हैं, हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे निकलने के लिए वी रिकॉग्नाइज द, हम क्रिप्टो स्पेस को जानते हैं, समझते हैं, और हम चाह रहे हैं कि जितना हमारा 20% GDP का जो गैप है, जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे हम क्रिप्टो मार्केट को फैसिलिटेट करके इसके जो बिजनेसेस हैं उनको फैसिलिटेट करके यहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। ये जो पूरी दुनिया इस वक्त डॉलर की वजह से और अमेरिकी इकोनॉमी की वजह से उसके शॉक्स ऑब्जर्व कर रही है, ये एक तरह का मैसेज है कि दुनिया को कोई ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड अपनाना चाहिए जो किसी के एक कंट्रोल में ना हो। अमेरिका आज कुछ फैसला कर दे, उसका इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ अमेरिका के ऊपर बल्कि सारी दुनिया और हर उन ममालक में जो एक एक फर्द है, गरीब तबका से लेके अमीर तबका, सब तक उसका इफेक्ट होता है। तो ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल किसी एक कंट्री के पास नहीं होना चाहिए, ये कंट्रोल डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के जरिए हो सकता है। ये एनालिस्ट का कहना है, और मेरा ख्याल है मेरी भी जितनी नाकसी सूझबूझ है उसके मुताबिक ये बिल्कुल सही ओपिनियन है जिस एक्सपर्ट की भी है। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।